वेलकम टू माय चैनल राइडिंग लिमिटलेस। आज की वीडियो कुछ अलग है। राइडिंग के लिए वीडियो नहीं है, एकदम अलग है। तो जो आज की वीडियो है वो फ़ोन मिस्टेक्स के ऊपर है जो लोग करते हैं फ़ोन ख़रीदते टाइम, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत लोग बार बार कॉल कर रहे थे, फैमिली वाले भी, फ्रेंड्स भी रात को कॉल कर रहे थे कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, अभी सेल चल रही है, अभी बताओ। तो मैं सबको एक ही चीज़ बता रहा था, तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था, तो इसलिए मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो जो है वो नॉर्मल लोगों के लिए है जो एक बजट लेके चलते हैं। ये उनके लिए नहीं है जिनके पास बेहिसाब पैसा और वो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो एकदम नॉर्मल लोगों के लिए है जो बजट लेके चलते हैं। और जो बेस्ट टाइम है मेरे हिसाब से फ़ोन ख़रीदने का वो है फ्लिपकार्ट की जो बिग बिलियन सेल आती है और अमेज़ॉन की जो ग्रेट इंडियन सेल आती है। तो ये सितंबर अक्टूबर के आसपास में आती है। ये टाइम बेस्ट है फ़ोन लेने का। और इस वीडियो में मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकता कि कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है और सबके प्रेफरेंसेस भी अलग होते हैं। इस वीडियो से आपको बस एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि ये चीज़ें मेरे को देखनी चाहिए और ये चीज़ें मेरे को अवॉइड करनी चाहिए। बाकी ये वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है, तो इसमें मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा, तो जो आपको पॉइंट देखना है आप उसमें स्किप करके देख सकते हो। तो चलो फिर मैं शुरू करता हूँ। इस वीडियो से मेरा ये मतलब नहीं है कि जैसे एक्सपेंसिव फ़ोन सारे बेकार होते हैं और जो सस्ते फ़ोन्स हैं वही अच्छे हैं। देखो, सारे फ़ोन्स की एक टारगेट मार्केट होती है। तो आपको ना शो ऑफ के चक्कर में ऐसा नहीं करना चाहिए कि सबसे एक्सपेंसिव फ़ोन ले लो, चाहे आपका उसका काम है नहीं, बट आपने बस ले लिया क्योंकि वो बस बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत अच्छा है। तो ये एकदम मतलब फ़ीज़िबल नहीं है ये। तो फ़ोन आप उतना ही महंगा लो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे आपको एक रैकेट लेना है तो योनेक्स के रैकेट 1000 रुपये के भी आते हैं, 2000, 5000, 10,000। अब आपने एक 50,000 का रैकेट ले लिया, ठीक है, और आपको खेलना है खाली अपनी गली में, तो वो एक तरीके से पैसे वेस्ट हो गए, क्योंकि आपका 1000 रुपये 2000 रुपये का भी अगर आप रैकेट लेते तो उससे भी काम हो जाता। बट 50,000 का रैकेट लेना कि बस मेरे पास 50,000 का रैकेट है, उसका कुछ यूज़ नहीं है। तो फ़ोन के साथ भी यही होता है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से लो। ऐसे नहीं कि बस 1 लाख का फ़ोन ले लिया क्योंकि वो बेस्ट है और आप उसको यूज़ भी नहीं कर पा रहे उसके फुल पोटेंशियल के साथ। तो ये है। और तो ये जो वीडियो है ये पेरेंट्स को भी काफ़ी अच्छी लगने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखो एकदम। और चलो फिर शुरू करता हूँ मैं। तो मिथ्स और जो मिस्टेक्स हैं वो मैंने सारे कंबाइन कर रखे हैं, तो एक एक करके 11 पॉइंट्स है मेरे पास टोटल। तो उनको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए आप मतलब ध्यान से इसे देखो और आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो जो पहला पॉइंट है वो है प्राइस, कि जितना ज़्यादा फ़ोन महंगा होगा उतनी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो ये कुछ हद तक सच है, बट एकदम ज़्यादा मतलब वो नहीं है। अब जैसे देखो, पहली मिस्टेक यही है, तो अब समझ लो एक 20,000 का फ़ोन है और एक 1 लाख का फ़ोन है, 5 टाइम्स डिफरेंस है। तो जो 20,000 वाला फ़ोन है और 1 लाख वाला फ़ोन है उसमें 5 गुना परफॉर्मेंस का डिफरेंस नहीं होगा। 2 गुना बेटर हो सकता है, 3 गुना बेटर हो सकता है, बट 5 टाइम्स बेटर हो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी चल रहा है 2021। तो इसमें जो मिड रेंज फ़ोन भी आ रहे हैं 20,000, 30,000 ऐसे जो फ़ोन्स हैं, उसको अगर आप 1 लाख या 1.5 लाख के फ़ोन से कंपेयर करोगे तो हाँ, वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होंगे, बट उसमें फिर भी प्रोसेसिंग और कैमरा वगैरह बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 5 टाइम्स या 6 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव फ़ोन ले रहे हो तो वो आपको 6 टाइम्स बेटर परफॉर्मेंस देगा या 6 टाइम्स उसका कैमरा बेटर होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है 2-3 टाइम्स, बट 6-7 गुना तो नहीं बेटर होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब जितना एक्सपेंसिव फ़ोन है और उतनी ही ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। तो पहला मिथ ये है, और मिस्टेक जो लोग करते हैं कि मतलब एकदम जाके सबसे ज़्यादा महंगा फ़ोन ले लो वही बेस्ट होगा, तो ऐसा नहीं है। सेकेंड पॉइंट जो है, जो काफ़ी लोगों को मतलब लगता है कि जितने ज़्यादा मेगापिक्सल मेरे कैमरे में होंगे उतनी अच्छी फ़ोटोज़ मेरे कैमरे से आएगी। तो ऐसा भी नहीं है, ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। अब देखो, 12 मेगापिक्सल का किसी फ़ोन का कैमरा है और किसी का 64 है। तो जिसको फ़ोनों के बारे में नहीं पता या कैमरे के बारे में नहीं पता कि वो कैसे काम करता है, तो वो यही सोचेगा कि जो 64 मेगापिक्सल वाला है उसमें मेगापिक्सल ज़्यादा है तो उसकी फ़ोटो ज़्यादा अच्छी होगी। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब देखो, जैसे डीएसएलआर जो होते हैं 10 मेगापिक्सल, 12, 15 ऐसे मेगापिक्सल्स के होते हैं। तो जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स है वो डीएसएलआर यूज़ करते हैं, वो फ़ोन से फ़ोटो नहीं खींचते। तो अगर जैसे Xiaomi का 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो जो फोटोग्राफर्स है जो डीएसएलआर यूज़ कर रहे हैं वो 108 मेगापिक्सल का फ़ोन ना खरीद लें कि उससे फ़ोटो खींचेंगे तो उनके जो 12 मेगापिक्सल का डीएसएलआर है उससे अच्छी फ़ोटो आएगी।
तो ऐसा नहीं होता। वो दिखाने के लिए नंबर अच्छा लगेगा कि 64 मेगापिक्सल है, 100 मेगापिक्सल है, कि इतना ज़्यादा मेगापिक्सल है तो बहुत ही अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं है। तो जो कैमरा है ना, उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि मतलब उससे फ़ोटो कैसे आएगी। जैसे उसका एपर्चर कितना है, उसमें कौन सा सेंसर यूज़ करा गया है, लेंस कौन सा यूज़ हो रखा है, उसमें इमेज सिग्नल प्रोसेसर कौन सा है, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अब एग्जांपल ले लो, जैसे 12 प्रो मैक्स है, वो काफ़ी अच्छा उसका कैमरा है, और कोई Xiaomi का 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसको मतलब नहीं पता ज़्यादा, तो वो कहेगा कि 108 मेगापिक्सल वाला जो है वो ज़्यादा अच्छी फ़ोटो खींच सकता है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक कैमरा जो होता है उसके काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, तो जो फ़ोटो उससे आती है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो खाली मेगापिक्सल देखना कि इस फ़ोन में मेगापिक्सल इतने ज़्यादा है बट उसका सेंसर एकदम बेकार है, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि मतलब ज़्यादा मेगापिक्सल ले लिया और सेंसर उसका बहुत बेकार सा, कोई मतलब 5 साल पुराना उसमें सेंसर दे रखा है, तो फोटो तो उसकी बेकार ही आएगी, चाहे उसको उसमें कितने भी मेगापिक्सल्स आप डाल लो। तो एक ये बात है कि उसमें हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। और एक और चीज़ कि अब जैसे आप देखोगे जो नए फ़ोन आ रहे हैं उसमें काफ़ी सारे कैमरे होते हैं, 3 कैमरे भी होते हैं, 4 कैमरे भी होते हैं। तो ये भी एक है, लोगों को लगता है कि जितने ज़्यादा कैमरे होंगे उतना फ़ोन बेटर होगा, मतलब उतना उसका कैमरा बेटर होगा। तो ऐसा नहीं है। देखो 3 कैमरे होते हैं जो रिक्वायरमेंट होती है वैसे। वो होता है, पहला होता है जो नॉर्मल, जैसे जैसे मैं शूट कर रहा हूँ अभी, वो नॉर्मल कैमरे पे शूट कर रहा हूँ। दूसरा होता है वाइड एंगल, जो आपको एकदम वाइड फील्ड ऑफ व्यू देता है। और तीसरा होता है आपका टेलीफोटो, जो होता है जूम लेंस। तो ये 3 होते हैं मेन कैमराज। अब कंपनी क्या करती है, जैसे कोई अगर सस्ता फ़ोन निकाल दिया 10,000 15,000, उसमें 4 कैमरे दे दिए, तो 2 कैमरे तो उसमें ऐसे होंगे, जैसे एक नॉर्मल हो गया, एक अल्ट्रा वाइड हो गया। 2 होंगे, जैसे एक हो गया आपका डेप्थ सेंसर हो गया 2 मेगापिक्सल का, और आपका 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। तो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कोई सेंस ही नहीं बनाता। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, मतलब अब आप एकदम जूम पास से एकदम शॉट लोगे, ठीक है, तो वो पास तक एकदम शॉट ले लेगा, बट वो 2 मेगापिक्सल होगा, तो 2 मेगापिक्सल की क्वालिटी तो बहुत ही बेकार होगी। तो बस दिखाने के लिए कि उसमें 4 कैमरे हैं, 5 कैमरे हैं, तो लोगों को लगता है कि जितने ज़्यादा कैमरे होंगे ना फ़ोन में, उसमें उतनी अच्छा मतलब उसका कैमरा परफॉर्मेंस होगी, या अलग अलग एंगल से ले पाएंगे, या मतलब जो भी है। ऐसा नहीं होता है। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि जो 3 मेन कैमराज हैं, जो आपको अगर ज़्यादा कैमरा वाला फ़ोन चाहिए, तो 3 चीज़ें जो आपको देखनी पड़ेगी कैमरे में, वो है नॉर्मल लेंस, टेलीफोटो लेंस जो जूम वाला होता है, और तीसरा अल्ट्रा वाइड। तो ऐसा होता है। और बाकी जैसे अब डेप्थ सेंसर है या मैक्रो सेंसर है, कम मेगापिक्सल के हैं, तो वैसे वाले कैमरा मतलब फ़ोन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें कैमरा मतलब बस दे रखा है कि बस हाँ इसमें 4 कैमरा है, क्योंकि उसका कुछ काम होगा नहीं। तीसरा पॉइंट, अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा हाइप चल रही है 5G की, कि 5G वाले फ़ोन, ये वाला 5G, वो वाला 5G, और मीडियम प्राइस में फ़ोन आ रहे हैं जिसमें 5G आ रहा है। बट खाली इसलिए फ़ोन लेना कि 5G फ़ोन है, तो ये भी कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि एटलीस्ट अच्छा सा 5G जब आ जाएगा, कवरेज उसकी बहुत इंडिया में बढ़ जाएगी, उसमें अराउंड 2 से 3 साल है। तो 2-3 साल बाद 5G आएगा, और आपने फ़ोन पहले ही ले लिया, तो 2-3 साल बाद वो फ़ोन पुराना ही हो जाएगा, तो आप वैसे ही अपग्रेड कर लोगे। तो अभी से 5G फ़ोन लेना, मतलब अगर सस्ते प्राइस वाला 5G है, क्योंकि इसका भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि जैसे जो 5G होता है उसकी स्पीड और कनेक्टिविटी के लिए बैंड्स पे डिपेंड करता है ये, मतलब कि फ़ोन में आपके कितने बैंड्स हैं। तो जैसे आईफोन 12 है, उसमें 20 5G बैंड्स है, और जैसे वन प्लस 9 ले लो, उसमें खाली 3 से 4 बैंड है। तो इसका मतलब ये होता है कि जितने आपके 5G के बैंड्स होंगे, तो उतना अच्छा आपको कवरेज मिलेगा और उतनी अच्छी आपको स्पीड मिलेगी। बट अगर आपके बैंड्स ही कम है, तो फिर उसमें परफॉर्मेंस बहुत बेकार होगी। तो अगर आप 20,000 30,000 का 5G फ़ोन ले लोगे, सोचोगे कि चलो ये 5G है, 2 साल बाद चलो 5G आएगा, चलाऊंगा, तो उसमें जो आपको स्पीड मिलेगी ना, वो एकदम 4G वाली स्पीड मिलेगी। तो फ़ायदा क्या हुआ 5G फ़ोन लेने का? बस उसमें टैग मिल जाएगा कि हाँ स्नैपड्रैगन ये वाला प्रोसेसर 5G, कि अच्छा मेरा 5G फ़ोन है, काम वो 4G वाला कर रहा है। तो अगर आपको 5G वाला फ़ोन लेना है, तो फिर आपको एटलीस्ट उसमें 7 से 8 या 10 बैंड्स हो तो अच्छा है, तब आप फ्यूचर प्रूफ हो गए। बट अगर आप खाली 2 बैंड्स हैं, 3 बैंड्स हैं, ऐसा 5G वाला फ़ोन ले रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि 5G लेना है तो ज़्यादा बैंड्स वाला फ़ोन लो, वरना मत लो, क्योंकि वो एकदम 4G जैसे ही चलेगा, और 2-3 साल अगर आप वेट करोगे तो आपका फ़ोन पुराना भी हो जाएगा। तो अभी 5G की हाइप में पड़ना एकदम गलत बात है कि 5G वाला फ़ोन है ले लो, क्योंकि अभी इंडिया में 5G है नहीं, और वो जब आएगा तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। तो आराम से उसको टाइम लग जाएगा, 2 साल 3 साल, तब जाके आराम से 5G आएगा। तो या तो आप वेट कर लो कि 2-3 साल बाद लो,
फ़ोन और सस्ते हो जाएंगे, ज़्यादा बैंड्स आने लगेंगे, तो तब आप 5G फ़ोन ले सकते हो। अभी लेने का कोई भी सेंस नहीं बनता, और अगर अभी लेना है तो बहुत ज़्यादा बैंड्स वाला लो, ताकि वो थोड़ा फ्यूचर प्रूफ हो जाओ। फोर्थ पॉइंट है कि जो बैटरी है, जितनी ज़्यादा एमएच की बैटरी है उतना अच्छा उसका बैटरी बैकअप है। तो ये भी मतलब सुनने में लगेगा कि हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि 5000 एमएच की जो बैटरी है वो एक 2000 एमएच से ज़्यादा चलेगी। तो हाँ, सुनने में लगेगा, बट ये भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपका फ़ोन का प्रोसेसर कितने नैनोमीटर पे है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उसमें ऐप्स कैसे ऑप्टिमाइज हो रखे हैं, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी उसकी कौन सी है, एमोलेड है, 4K है, क्या है। तो इसमें भी अब जैसे आईफोन का एग्जांपल ले लो, उसमें हमेशा से कम साइज़ की बैटरी आती है, और जो एंड्रॉयड होते हैं उसमें ज़्यादा आती है। तो जैसे आईफोन का जो 3000 mAh की बैटरी है जैसे एग्जांपल, तो वो जो एंड्रॉयड का 4 to 5000 mAh तक उसको कंपैरिजन मतलब आप कर सकते हो। तो उसका इसलिए क्योंकि देखो जो आईफोन का जो प्रोसेसर है वो 5 नैनोमीटर पे है, तो ये सबसे छोटा अभी प्रोसेस है और ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। प्लस iOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इसलिए मतलब कि बस उसमें बैटरी ज़्यादा mAh की आपको दिख रही है वो हमेशा बेटर होगी, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए कि जैसे कि कौन सी बैटरी अच्छी है नहीं, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, इंडियन और बाहर के भी हैं। तो जो आपको फ़ोन लेना है, मतलब जो आपने शॉर्ट लिस्ट कर रखे हैं, आप उन फ़ोनों को मतलब उनका रिव्यू देखो और अलग अलग यूट्यूबर्स का देखो। खाली ये नहीं कि एक का देख लिया जो आपका फेवरेट है, उसने बता दिया कि इसकी बैटरी अच्छी है तो आपने जाके ले लिया। अलग अलग यूट्यूबर्स का देखो, उसमें आपको पता चलेगा कि जो जितनी एमएच की वो बैटरी है, क्या वो उतना अच्छा परफॉर्म कर रही है या वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तो आप बहुत सारे यूट्यूबर्स का वो देख सकते हो कि जो उन्होंने फ़ोन रिव्यू करे हैं कि उसकी बैटरी एक्चुअली कैसी है। तो ये हो गया एक बैटरी की जो मिथ होती है कि ज़्यादा एमएच है तो ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस होगी, ज़्यादा अच्छा बैटरी लाइफ होगी। बाकी फिफ्थ पॉइंट है जो स्क्रीन की रिफ्रेश रेट होती है, कि 1 सेकंड में जो स्क्रीन है वो कितनी बार रिफ्रेश होती है। तो जो लोग मानते हैं कि जो 120 हर्ट्स है या 144 हर्ट्स है, वो जैसे 144 है वो 120 से बेटर है और 120 जो है वो 90 से बेटर है। तो मतलब ये ट्रू है, बट हमारे यूज़ केस पे मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हाँ, अगर आप गेम खेलते हो, 60 हर्ट्स के फ़ोन पे खेल रहे हो, 90 हर्ट्स के फ़ोन पे खेल रहे हो, तो 90 हर्ट्स वाला ज़्यादा अच्छा होगा, स्मूथ होगा। बट 90 और 120 का जो डिफरेंस है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, तो 30 हर्ट्स का डिफरेंस है और इसमें ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। क्योंकि देखो, छोटी सी आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो 90 और 120 आपको एक तरीके से सेम लगेगा, और बहुत ज़्यादा लोग इसमें मतलब डिफरेंस ही नहीं बता पाते कि क्या ये 90 है या 120 है, एकदम सेम ही लगेगा क्योंकि स्क्रीन बहुत छोटी है। और जैसे आपको पबजी खेलना है, पबजी 120 FPS पे नहीं चलता, मतलब 120 हर्ट्स वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो ऐसा ना हो कि आप मतलब एक बहुत ज़्यादा रिफ्रेश स्क्रीन वाला फ़ोन ले लो और उसके बाद आप कहो कि मेरे को ये गेम खेलना है, ये तो बड़ा अच्छा चलेगा, और वो गेम चल रहा है 60 FPS पे, तो फ़ायदा क्या हुआ। बस आपको जब स्क्रॉल करोगे तो वो थोड़ा स्मूथ लगेगा, वेब पेजेस पे स्क्रॉल करोगे या कहीं पर भी आप यूआई चला रहे हो तो वो आपको स्मूथ लगेगा, बट उससे कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं बनेगा कि मतलब आपकी ज़िंदगी एकदम चेंज हो गई, 120 हर्ट्स है, 90 हर्ट्स है, बहुत ही वो है। तो उस चीज़ की जगह डिस्प्ले की क्वालिटी देखो। जैसे एलसीडी है, एलसीडी से आप अपग्रेड करके ओलेड देख सकते हो, एमोलेड हो गया, सुपर एमोलेड हो गया। तो जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू कि रिफ्रेश रेट ज़्यादा है, रिफ्रेश जो उसकी रेट है वो ज़्यादा है। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग कि 120 हर्ट्स आप ले लो, उससे बेटर ये है कि आप ओलेड डिस्प्ले लो, वो ज़्यादा आपको बेटर लगेगा क्योंकि उसमें आपको कलर ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, उसमें कॉन्ट्रास्ट रेशो ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो 120 हर्ट्स और 90 हर्ट्स में डिफरेंस कुछ ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि मैंने दोनों चलाए हैं और मुझे तो कुछ उसमें डिफरेंस दिखा नहीं। तो 90 हर्ट्स आप ले सकते हो, और 120 जब लेना कि अगर 90 और 120 में प्राइस का डिफरेंस बहुत कम है, 2-3 हज़ार का डिफरेंस है, तो ठीक है आप 120 ले लो। बट हाँ, अगर 10,000 रुपये का डिफरेंस है कि 90 हर्ट्स वाला इतने का है और 120 हर्ट्स वाला 10,000 रुपये महंगा है, तो कोई भी इसका फ़ायदा नहीं है। और मतलब आधी चीज़ें तो सपोर्ट ही नहीं करती इतने हाई रिफ्रेश रेट। तो एक ऐसा है। सिक्स्थ जो पॉइंट है वो है कि ज़्यादा रैम बेटर होती है। तो देखो, आजकल जो फ़ोन आ रहे हैं और जो एंड्रॉयड वर्जन आई गेस अभी 11 या 12 चल रहा है, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं क्योंकि मैं एंड्रॉयड यूज़ नहीं करता। तो आजकल के जो फ़ोन है उनमें काफ़ी अच्छी रैम यूटिलाइजेशन होती है, 4 से 6 GB इनफ है। अब कंपनी क्या करती है, 8 GB रैम दे देंगी फ़ोन में, 12 GB दे देंगी। तो देखो, उनको करनी है मार्केटिंग, ठीक है। तो वो लोगों को बताएंगे कि देखो इसमें 12 GB रैम है, इसमें 16 GB रैम है, ठीक है। फिर अभी फ्यूचर में देखो 32 GB रैम भी आने लगेगी।
तो इतनी रैम बस वही नंबर्स वाला खेल है कि देखो आपको ज़्यादा नंबर्स दिखा दिए कि इतना ज़्यादा हमारे में है, 100 मेगापिक्सल का कैमरा, इतनी ज़्यादा हमारे पास रैम है, तो वो सब बस नंबर्स पे है, पेपर पे अच्छा लग रहा है। वो एक्चुअली जो उसका रियल लाइफ है उसमें उसका कुछ भी यूज़ नहीं है। अब जो ये मैं वीडियो एडिट करूँगा, ये मैं अपने लैपटॉप पे कर रहा हूँ जिसमें 8 GB रैम है। 8 GB रैम में मैं अगर पूरा लैपटॉप चला सकता हूँ जिसमें इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही है, तो फ़ोन में आप 16 GB रैम लेके क्या करोगे? फ़ोन में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं कि उसमें 16 GB रैम आप यूज़ करोगे। तो ये बस मार्केटिंग हाइप है कि फ़ोन बेचने का तरीका है कि ज़्यादा रैम दिखा दो लोगों को पता है नहीं, वो कहेंगे अच्छा हाँ इतनी रैम अच्छी है, तो वो ज़्यादा रैम वाला ले लेंगे और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ेगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है, बस मार्केटिंग का है। और वो ऐसे दिखाएंगे कि अगर आपने इतना रैम ले लिया तो मतलब आपका इतना पावरफुल फ़ोन है, इसमें तो आप 500 एप्लीकेशंस खोल लो, सारी खुली रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, कितना भी आप रैम वाला फ़ोन ले लो उसमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ रिफ्रेश होगा। ऐसा कभी नहीं है कि सारी एप्लीकेशंस खुल जाएंगी। और एक और वो है जो लोग सोचते हैं कि जितनी रैम होगी उतना फ़ोन तेज़ होता है। तो जो रैम का जो काम होता है वो फ़ोन को तेज़ करना नहीं होता। वो होता क्या है कि जो आपका फ़ोन है उसमें आप जैसे 4-5 एप्लीकेशन खोलते हो तो वो सारी रैम में स्टोर होती है। तो आपने जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ये सब खोल लिया, अब आप जब उनमें स्विच करोगे तो वो दोबारा रीलोड नहीं होंगे, वो रैम में होंगे, तो रैम से ही लोड हो जाएंगे, तो जल्दी हो जाता है। तो इससे फ़ोन की स्पीड नहीं बढ़ रही है, इसमें बस आपके जो ऐप्स हैं वो रैम में है। तो 6 GB रैम तक इनफ है। 6 GB रैम से ऊपर जाना मतलब मेरे हिसाब से तो कुछ मेरे को इसमें अभी फ़ायदा दिखता नहीं है। ऐसा कुछ एप्लीकेशन है नहीं जो आपको 8 GB 12 GB रैम का यूज़ करे, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। और सेवन्थ पॉइंट है कि फ़ोन की जो लाइफ है वो खाली 1 या 2 साल होती है। अब ये देखो टोटली डिपेंड करता है कि आप फ़ोन उस कैसे यूज़ करते हो। अगर और मार्केटिंग से आप कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हो। अगर कोई जैसे एप्पल है, उसके एड्स काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत डिटेल्ड होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, स्टोरी एकदम दिखा देंगे वो। तो अगर आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना कि मतलब हर साल फ़ोन आ रहा है और वो ऐड इतने अच्छे दिखा रहे कि इसमें ये है, इसमें वो है, तो ऑब्वियसली आप हर 1-2 साल में फ़ोन ले लोगे। बट नॉर्मली क्या होता है, 1-2 साल में फ़ोन ख़राब होता नहीं है। फ़ोन की लाइफ एटलीस्ट 3 से 4 साल तो होती है। अब होता क्या है कि फ़ोन में जैसे वो स्लो होने लगता है या उसकी बैटरी बैकअप बेकार हो जाता है, तो वो जो होता है वो बैटरी के कारण से ही होता है। तो फ़ोन लेने की मतलब बैटरी चेंज कराने की जगह लोग फ़ोन ले लेते हैं। तो इसमें भी कोई सेंस नहीं बनता। जैसे आप गाड़ी ले रहे हो, ठीक है, उसमें टायर पंचर हुआ या पेट्रोल ख़त्म हुआ, तो ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब नया टायर ही ले लोगे या फिर गाड़ी बदल लोगे कि इसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया, नई गाड़ी ले लेता हूँ। तो ये तो कोई सेंस नहीं बना ना। मतलब आप उसमें कुछ ख़राब होगा तो आप उसमें रिपेयर कराओगे। ऐसा तो नहीं है कि जितनी बार गाड़ी ख़राब होगी, इंजन में फॉल्ट आएगा, कुछ भी आएगा, तो आप जाके नई गाड़ी खरीद लोगे, ऐसा तो नहीं होता। बट ये लोग इसलिए मतलब इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करते क्योंकि जैसे गाड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस की होती है, तो बार बार उसे चेंज नहीं कर सकते। बट फ़ोन क्या है, किसी ने 20-30 थाउजेंड का ले लिया, हर साल वो 20-30 थाउजेंड स्पेंड करके ले ही सकता है। तो बट ये भी कोई मतलब ई वेस्ट में आप बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। आप उसकी बैटरी चेंज करा के उसे बहुत लंबे टाइम तक चला सकते हो। बट वही है कि मतलब लोग उससे बोर हो जाते हैं कि मैं बोर हो गया अब इस फ़ोन से, अब मैं दूसरा फ़ोन ले लेता हूँ। तो ये एक रीज़न है कि मतलब लोग क्यों फ़ोन बार बार मतलब चेंज कराते हैं। तो वो आप उसको 5 से 6 साल भी चला सकते हो आराम से, उसमें अपडेट आएंगे। और अगर आईफोन की बात करूँ, 5 से 6 साल तो उसमें गारंटी अपडेट आते ही आते हैं। एंड्रॉयड में 2 साल होता है आई गेस, मैक्सिमम 2 साल, और गलती से 3 साल भी हो सकता है। बट 3 साल के बाद आप 2-3 साल उसको और चला सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ कि आप हर साल या हर 2 साल में फ़ोन खरीदो, इससे अच्छा वो जो पैसे आप जो वेस्ट कर रहे हो फ़ोन पे, उसको आप उससे आप गोल्ड खरीद लो, वो ज़्यादा वैल्यू देगा। फ़ोन आप महंगा से खरीदोगे अभी, 1 साल बाद उसे बेचने जाओगे, वैल्यू आपको उसकी कुछ भी नहीं मिलेगी। 50% वैल्यू मिल जाएगी, 30-40% मिल जाएगी। एंड्रॉयड के केस में तो आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन इतने ज़्यादा आते हैं, महीने में एटलीस्ट 50-60 एंड्रॉयड फ़ोन रिलीज़ हो जाते हैं। शाओमी जो है हर 6 महीने में फ़ोन निकालता है। सैमसंग के तो पता नहीं हफ्ते में शायद 2-3 फ़ोन आ जाते हैं। तो उनकी वैल्यू ही कुछ नहीं रहती, क्योंकि आपने एक फ़ोन लिया, 6 महीने बाद एक और आ गया, 6 महीने बाद एक और आ गया, आता रहता है आता रहता है। ये कभी रेस खत्म नहीं होती, ठीक है। फ़ोन हमेशा आएंगे, एटलीस्ट एंड्रॉयड। उसको आप बेचने जाओगे आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि उससे बेटर कुछ होगा जो उससे सस्ता होगा। आईफोन के केस में ऐसा नहीं है। आईफोन मतलब एप्पल जो है वो साल में एक बार निकालता है, उसकी वैल्यू आपको ठीक ठाक मिल जाती है। बट हाँ, इतनी भी अच्छी नहीं मिलेगी कि मतलब आप उसको हर साल बेच दो और आपको बहुत ही अच्छी वैल्यू मिलेगी। तो बैटरी चेंज करा लो, बेटर ऑप्शन है, 2-3 हज़ार रुपये में हो जाएगी। अब इससे अच्छा तो मतलब तो यही अच्छा है ना कि आप 20 हज़ार का फ़ोन लोगे,
या 1500-2000 की बैटरी ले लो, तो बैटरी लेना ज़्यादा बेनिफिट है। बाकी ये 2 पॉइंट है थोड़े मतलब एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, 8 पॉइंट ऐसा है कि एक्सपेंसिव फ़ोन को ऑनलाइन ख़रीदना ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत स्कैम होते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट के साथ हुआ था, अमेज़ॉन के साथ हुआ था। लोगों ने आईफ़ोन मंगाया और बॉक्स में उन्हें ईंट मिल गई। तो अब जब वो उन्होंने रिटर्न के लिए वो डाला कि इसे रिटर्न करो, ये क्या है, तो उन्होंने वीडियो नहीं बनाई थी उस चीज़ की। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने फ़ोन निकाल लिया होगा, उसमें ईंट डाल दी। तो उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, उस पर कुछ एक्शन ही नहीं लिया गया। तो अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हो तो जैसे ही आपका डिलीवरी बॉय आपको दे रहा है उसी टाइम आप वीडियो बनाओ और उसको वहीं पर खोल दो, या घर लाके भी मतलब एक कंटिन्यूस वीडियो बनाओ, कोई कट मत मारो उसमें, एक ही वीडियो बनाओ, उसको खोलो ताकि आपके पास कुछ प्रूफ हो जाए। तो अगर आप उस पर क्लेम करना चाहते हो, रिटर्न करना चाहते हो, तो आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आपकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आपने पूरी वीडियो बना रखी है। और ये जो होता है ये खाली एक्सपेंसिव फ़ोनों के साथ होता है, सस्ते फ़ोन जो होते हैं उनके साथ ये नहीं होगा। तो अगर आप एक्सपेंसिव फ़ोन लेते हो तो आप ऐसे वीडियो बना लो, अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो। बाकी ऑफलाइन बाइंग का भी अब एक पॉइंट है, 9th। तो ऑफलाइन बाइंग का एक क्या पॉइंट है मेरा कि देखो, ऑफलाइन फ़ोन हमेशा ऑनलाइन से थोड़े से महंगे मिलेंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को उनको पैसे देना पड़ते हैं, कंपनी को, प्लस उनके और भी चीज़ें होती हैं जो, तो उसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर आप बिना रिसर्च करे जैसे बजट लेके चल रहे हो, 15,000 का फ़ोन आपको लेना है, किसी आप शोरूम में गए और मतलब मल्टीपल फ़ोन जहाँ पर मतलब वो मल्टी शोरूम है एक तरीके से, तो आप वहाँ जाओगे, आपका बजट है 15,000। आपने सेल्समैन को बोला कि मेरा 15,000 का बजट है, आप मेरे को फ़ोन दिखाओ। तो इसमें मोस्टली क्या होता है कि जो सेल्समैन है वो आपको वही फ़ोन दिखाएगा उस बजट में जिस पे उसको सबसे ज़्यादा कमीशन मिल रहा है। और ये केस होता है ओप्पो और वीवो के। उसमें आपको सैमसंग चाहिए, आप बोलोगे ये सैमसंग का फ़ोन दिखाओ, तो कहेंगे कि आप सैमसंग क्यों ले रहे हो, उस फ़ोन में ये बेकार है वो बेकार है, आप ओप्पो का ये वाला देख लो। फिर आपको नहीं, ओप्पो नहीं देखना, फिर कहेंगे अच्छा वीवो देख लो। तो मतलब जिस पे उनको कमीशन सबसे ज़्यादा मिलता है ना, वो आपको वही रिकमेंड करेंगे कि आप ये वाला ले लो, वो वाला ले लो। तो इसलिए अगर आप ऑफलाइन बाय करना भी चाहते हो तो आप यूट्यूब वीडियोस देख लो कि अच्छा ये फ़ोन मेरे को लेना है, इतने प्राइस का मिल रहा है, अमेजोन पे देखो, फ्लिपकार्ट पे देखो, ताकि आपको प्राइस भी पता चल जाए, उसके आप रिव्यूज़ लोगों के भी पढ़ लो, प्लस आप यूट्यूबर का भी रिव्यू देख लो कि उन्होंने क्या बोला है। तो ऑफलाइन अगर आपको बाय करना है तो आप पूरी रिसर्च करके जाओ, क्योंकि एंड में क्या होगा, अगर आप रिसर्च नहीं करोगे तो आप एक गलत फ़ोन ले लोगे, तो आपके ही पैसे वेस्ट हो जाएंगे उसमें। 10th पॉइंट जो है वो है कि ओल्ड मॉडल कंसिडर कर सकते हो। अब जैसे हमेशा जो लेटेस्ट फ़ोन होता है वो पुराने वाले से मतलब थोड़ा तो महंगा होता ही है, बट मतलब अब जैसे एग्जांपल जैसे आईफोन 11 जब लॉन्च हुआ था और उसके साथ आईफोन 10R भी था, तो उसमें 11 से 15,000 तक का डिफरेंस था। तो लोगों को लगेगा कि 15,000 का अगर डिफरेंस है तो आईफोन 11 आईफोन 10R से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। बट उसमें क्या डिफरेंस था, एक कैमरा उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया और एक नई चिप दे दी, बस। वाटर उसका जो प्रोटेक्शन है वो भी IP67 है, डिस्प्ले जो है वो भी सेम है, बैटरी में 10-15% का डिफरेंस है, हर चीज़ उसमें सेम है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। बट वो इतना महंगा था क्योंकि वो नया फ़ोन है और लोग लेंगे उसे। तो अगर आप कुछ ऐसा नया फ़ोन लेने जाओ तो एक बार उसका प्रीवियस मॉडल देख लो कि वो कितने प्राइस में मिल रहा है, उसमें क्या फीचर्स हैं और नए वाले में क्या है। अगर फीचर्स उस नए वाले में बहुत ज़्यादा हैं कि आपको लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा फीचर और उसमें इतने पैसे देने चाहिए, तो डेफिनेटली आप उसको ले सकते हो। बट अगर आपको डिफरेंस कुछ मिल ही नहीं रहा, थोड़ी सी बड़ी बैटरी मिल गई, थोड़ा सा अच्छा कैमरा मिल गया, तो इससे बेटर तो फिर यही है कि आप पुराना वाला ले लो, तो आपको सस्ता भी पड़ेगा, प्लस आपका काम भी सारा उसमें हो जाएगा। तो आप पुराना वाला मॉडल भी कंसिडर कर सकते हो, उसमें काफ़ी अच्छी डील्स निकल जाती है। जैसे अमेजोन की सेल होती है, फ्लिपकार्ट की सेल होती है, इसमें आपको जो पुराने वाले मॉडल्स है उस पर आपको बहुत अच्छी डील्स मिल जाएंगी। फिर 11th पॉइंट है मेरा फ़ोन EMI पे लेना। तो देखो, फ़ोन EMI पे लेना भी एक तरीके से गलत बात है अगर आपके पास पैसे नहीं है बैंक में। हाँ, अगर आपके पास बहुत सारे बैंक में पैसे हैं, EMI पे आप इसलिए ले रहे हो कि एक बारी में ना चले जाए, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके पास उतने पैसे हैं। बट अगर आपके पास बैंक में पैसे नहीं है और आप EMI पे फ़ोन ले रहे हो कि ठीक है सैलरी आएगी उसमें से कट जाएगा, तो ये भी गलत है। क्योंकि देखो, आप फ़ोन अभी ले लोगे बहुत महंगा सा, 1 साल 2 साल जितने साल की भी आप EMI कराओगे, जब EMI ख़त्म होगी और आप उसे बेचने जाओगे तब तक 2-3 मॉडल निकल जाएंगे, वो फ़ोन की परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी, उसकी रीसेल वैल्यू भी कुछ भी नहीं रहेगी। तो EMI पे लेने का क्या फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ।
तो सारी चीज़ें कंसिडर करो। जैसे ऐसा नहीं कि 1 महीने की सैलरी, 2 महीने की सैलरी आपने खाली फ़ोन पे ही लगा दी कि मेरे को बस बेस्ट फ़ोन दिखाना है, कि मेरे दोस्तों को दिखाना है, भाई मेरे पास तो ये वाला फ़ोन है, तेरे पास ये वाला फ़ोन नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है। आपने फ़ोन ले लिया एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ईयरफ़ोन्स आपके पास खरीदने के पैसे नहीं हुए, क्योंकि ईयरफ़ोन्स अब आते नहीं फ़ोन के साथ, आप ईयरफ़ोन्स नहीं खरीद पा रहे, आप फ़ोन का रिचार्ज नहीं करा पा रहे, तो क्या फ़ायदा? ये तो यही बात होगी, बाइक ले ली एक महँगी सी, 5-6 लाख की बाइक ले ली, पेट्रोल भराने के पैसे नहीं है, बस बाइक ले ली कि हाँ देखो मेरे पास ये वाली बाइक है, पेट्रोल आप उसमें डलवा नहीं सकते। तो इसलिए कि बस आप इतना महंगा फ़ोन ले लो कि उसके बाद आप कुछ कर ही ना पाओ, मतलब कुछ भी ना कर पाओ उसके बाद। तो ये तो मतलब लेना एकदम, मतलब ये जो डिसीजन है ये एकदम सेंसलेस डिसीजन है। तो किसी के दिखावे में मत आओ कि उसके पास ये फ़ोन है तो मैं भी ये लूँगा, क्योंकि उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अलग हो सकती है। तो आप किसी से ऐसे कंपैरिजन में मत रहो, उसके पास ये फ़ोन है, ऐड में मैंने ये देख लिया, उस एक्टर के पास ये फ़ोन है, तो उनके पास ज़्यादा पैसे होंगे इसलिए उन्होंने ले लिया। अब उनसे आप कंपैरिजन में ले लो, उसके बाद फिर आपका ही लॉस हो जाए, क्या क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं कुछ बचे। तो ये सब चीज़ें करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फ़ोन अगर आप ऑन द, जैसे आप आईफोन 11 लेने जा रहे हो, 50,000 का है, अगर आप 50,000 उसी टाइम दे सकते हो तो आप वो फ़ोन लो, नहीं तो मत लो, नहीं तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते उसे, सिंपल सी बात है। तो आप घर थोड़ी ना ले रहे हो कि मतलब 1 करोड़ का ले लिया तो उसको ईएमआई पे लेना पड़ता है, मतलब उस पे लोन पे लेना पड़ता है। तो आप सेम चीज़ फ़ोन के साथ तो मत करो। फ़ोन तो मतलब थोड़ा कम वैल्यू का आप ले सकते हो, अब ऐसा आप फ़ोन ईएमआई पे ले रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब ऐसा है कि तो हाँ, मैं दोबारा ये बताना चाहूँगा कि अब आप ये समझ रहे होगे इस वीडियो से कि मैं कह रहा हूँ कि सस्ते फ़ोन बेटर हैं और महंगे फ़ोन जो है वो मतलब बेकार है, उनको लेने ही नहीं चाहिए। तो देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो फ़ोन जो है उसकी टारगेट मार्केट मतलब हर फ़ोन की अलग है। महंगे फ़ोन किसी के लिए बने गए हैं, सस्ते फ़ोन किसी के लिए और मिडल वाले किसी के लिए हैं। तो आप वो वाला फ़ोन लो जो आप अफोर्ड कर सकते हो और आपका काम उससे पूरा हो। बस शो ऑफ के लिए फ़ोन लेना, आईफ़ोन ले लो कि पीछे एप्पल लोगो है, दिखाने में अच्छा लगेगा, उस पे केस नहीं लगा रहे, बिना केस के चला रहे हो, क्या फ़ायदा? मतलब उससे क्या हो रहा है? कुछ कुछ भी नहीं हो रहा, बस आपको खुशी मिल रही है, बस उससे और तो कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए फ़ोन आप वो लो जिससे आपका काम हो, ना कि दूसरों को दिखाने का काम हो। ऐसा कोई वो फ़ायदा नहीं है। अब लास्ट में वीडियो ख़त्म ही होने वाली है, तो इसमें मैं ये पॉइंट बताना चाहूँगा, जो पेरेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बताऊँगा। वो जो पॉइंट है वो है, देखो अब सबके पेरेंट्स टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, ठीक है? तो बहुत से जो बच्चे हैं जो पहला फ़ोन ले रहे हैं या चलो दूसरा फ़ोन ले रहे हैं, इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और अपने पेरेंट्स को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, मेरा फ़ोन इतना स्लो चल रहा है और ये है वो है, मतलब बहाने बना दिए कि मेरा फ़ोन बेकार है या जो मुझे फ़ोन चाहिए उसमें ये सब होना चाहिए, नहीं तो मेरी पढ़ाई नहीं होगी। तो ये मतलब ये एक्चुअली बेकार है, मतलब ऐसे करना। तो देखो 12 से 15,000 के जो अभी फ़ोन आते हैं ना 2021 में, पढ़ाई उसमें भी हो जाएगी, कैमरा उसका भी अच्छा होता है। तो अगर मतलब बच्चे ज़िद कर रहे हैं कि जैसे 20,000 का फ़ोन दिलाओ, पढ़ाई नहीं हो रही, 30,000 का फ़ोन दिलाओ, लैग हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। उनको बस ये फ़ोन चाहिए, इसलिए वो आपसे ऐसे बता रहे हैं कि मतलब हमें इतना महंगा फ़ोन दिलाओ। खेलना उनको उसमें पबजी है, क्या फ़ायदा? तो मतलब अगर पेरेंट्स को फ़ोन दिलाना है तो वो भी मतलब यूट्यूब वीडियोस देखें और देखें कि मतलब जो फ़ोन उनका बच्चा कह रहा है लेने के लिए, क्या वो उसको दिलाना चाहिए या नहीं। ऐसे नहीं कि बस बच्चे हैं न्यू जनरेशन के हैं तो पेरेंट्स को लगा कि मतलब इसको तो सब पता होगा, जो ये बोल रहा है वो सही है, ठीक है इसने ये बोला उसको दिला दिया, बाद में पता चला वो उस फ़ोन से कुछ यूज़ नहीं कर रहा है, पूरे दिन उसमें गेम खेल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो ऐसे मतलब देख लो आपकी, मतलब पूरा रिसर्च करो और बच्चों को भी ऐसे मतलब पागल नहीं बना दिए पेरेंट्स को, क्योंकि देखो जो आपको फ़ोन दिला रहे हैं वो अपने पैसों से दिला रहे हैं। पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो ऐसे पैसे वेस्ट मत करो। तो अब आपको एक असली एग्जांपल देता हूँ और फिर वीडियो ख़त्म करता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसकी एक दोस्त है, उसको आईफोन चाहिए था, तो उसके पेरेंट्स उसे दिला नहीं रहे थे। तो उसने बोला मेरे दोस्त को कि मतलब मेरे घर पे कॉल कर मम्मी को और बोल कि जैसे मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ ऐसे वैसे, और ना मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रही ढंग से, मतलब ऐसे खूब सारे मतलब चीज़ें बता दी कि ऐसे ऐसे मम्मी को कन्विंस कर दे कि मेरी मम्मी मेरे को आईफोन दिला दे। उसने बात करी, बोल दिया कि हाँ ऐसा हो रहा है, लेट असाइनमेंट सबमिट हो रही है, ऐसा है वैसा है, काम नहीं हो रहा ढंग से। तो उसकी मम्मी को नहीं पता था कि मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में, उसकी मम्मी ने उसे दिला दिया। तो बेसिकली मतलब धोखा हो गया ना। तो ऐसा धोखा आप मत करो और कोई आपको ऐसा धोखा दे उससे भी आप बचो।
तो यही सब इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने थोड़ी बहुत लिखी हुई थी, क्योंकि लोग मेरे से काफ़ी पूछ रहे थे। मतलब रात को मेरे को 11 बजे 12 बजे कॉल आ रहा है कि भाई सेल चल रही है, कौन सा फ़ोन लूँ। तो अब मैं ऐसे सबको बताऊँ, फैमिली में बताऊँ, फ्रेंड्स को भी बताऊँ, तो एक चीज़ नहीं होती ना कि बस मैंने ये बोला कि स्नैपड्रैगन 888 वाला फ़ोन ले लो, काम ख़त्म। अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। किसी को कैमरा अच्छा चाहिए, किसी को स्क्रीन अच्छी चाहिए। तो आप रिसर्च करो, और मतलब खाली मार्केटिंग की हाइप में मत आओ, इसमें इतना मेगापिक्सल कैमरा है, इसमें ये है, इससे आप फोटो लोगे तो गोरे हो जाओगे। ये सब बस मार्केटिंग है। तो जो आपके रिक्वायरमेंट का फ़ोन है, आप उसी फ़ोन को लो और बाकी लोगों को देख के मत लो। तो यही था जो मेरे को मतलब वीडियो बनानी थी। अब मेरे को पता नहीं, मैं तो देख नहीं पा रहा कि ये कितने मिनट की बनी है, बट अगर ये ज़्यादा मिनट की भी बनी है तो इसमें मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो, क्योंकि बहुत लोगों को पता चलना चाहिए कि मतलब उनको ऐसे पैसे वेस्ट नहीं कर देने चाहिए जो वो चीज़ या तो ले नहीं सकते या वो दूसरे को देख के ले रहे हैं। और जिनके पेरेंट्स फालतू में पैसे वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे ने बोल दिया मेरे को ये दिला दो, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं टॉपर बन जाऊँगा क्लास का, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही था बस इस वीडियो में। तो थोड़ी अलग वीडियो थी, मैं सोचा बना देता हूँ। तो और अभी अक्टूबर नवंबर में सेल आने वाली है फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की। तो अगर आप फ़ोन लेना चाहते हो, आप अभी मत लो, आप उस टाइम लेना, क्योंकि उस टाइम आपको बेस्ट डील्स मिलेंगे। और जो भी आप फ़ोन लो, आप अलग अलग यूट्यूबर्स की वीडियो देखो, बहुत सारे यूट्यूबर्स की देखो, ताकि आपको एक चीज़ पता चल जाए कि हाँ ये फ़ोन मेरे लिए है, इसमें ये अच्छा है, ये बुरा है, इस चीज़ से मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। तो आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और फिर आप एक अच्छा डिसीजन बना पाओगे। तो यही था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।